गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, इसके पहले जो 2 वीडियो हमने दिया था, कुछ क्वेश्चन दिया था उसमें, और माल्थस के सिद्धांत के बारे में बताया कि माल्थस का सिद्धांत क्या है, उसकी आलोचना क्या है, विकास किस प्रकार से हुआ, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब आज आगे देखेंगे जनसंख्या की सामान्य अवधारणा क्या है। आई थिंक बुक सब लोग खरीद ली होगी, नहीं खरीदी हो तो बुक को खरीदने की कोशिश करो, क्योंकि बुक मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे जन्म दर। प्रति 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जन्म दर कहलाती है। इसी तरह से मृत्यु दर, प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक वृद्धि दर। किसी क्षेत्र में मृत्यु तथा जन्म दर के बीच अंतर, है ना, कितना जन्म दर हुआ और कितना मृत्यु हुआ, इसको कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। इसको कई पॉइंट के आधार पर समझा जा सकता है, जैसे प्रतिस्थापन स्तर। प्रतिस्थापन स्तर का मतलब होता है वर्तमान पीढ़ी पिछली पुरानी पीढ़ी का प्रतिस्थापन करती है। यानी एक पीढ़ी जब चली जाती है, मृत्यु होती है, तो नई पीढ़ी उसमें आती रहती है। तो उसे इस प्रतिस्थापन स्तर को शून्य स्तर से भी ज्ञात कर लिया जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से प्रतिस्थापन होता है। जैसे लोगों की मृत्यु दर जितनी होती है उतनी ही जन्म दर भी होती है। सपोज़ करो कि जैसे अगर किसी स्थान की 1000 में 50 लोग मर रहे हैं, तो 1000 में 50 लोगों का ही जन्म हो रहा है। तो ऐसे स्तर को स्थिर या शून्य स्तर कहते हैं। ऋणात्मक स्तर होता है वैसी अवस्था जब लोगों द्वारा पुरानी पीढ़ी का किया गया प्रतिस्थापन बच्चों द्वारा माता पिता उनकी संख्या से कम होता है। यानी जो जितने मर रहे हैं, जितनी मृत्यु हो रही है, बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार जन्म दर नहीं होता है, तो ऐसा स्तर ऋणात्मक स्तर कहलाता है। ठीक है, और जनसंख्या विस्फोट होती है कि जब वह मृत्यु दर से अधिक जन्म दर होता है, तो वैसी संख्या जो होती है वह जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत आती है, अर्थात वहाँ पराश्रितता अनुपात आता है। पराश्रित जनसंख्या का मतलब होता है कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर व्यक्ति, माने जो ज़्यादा कार्य करने वाले उनकी संख्या कम है और उस पर आश्रित लोगों की संख्या अधिक है, तो वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह से चौथा पॉइंट है प्रजनन दर। तो ये इतना प्राकृतिक वृद्धि दर के पॉइंट्स हैं। ठीक है, प्रजनन दर होता है 15 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 की संख्या के पीछे बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगी संख्या तो प्रजनन दर अधिक माना जाएगा, कम होगी तो प्रजनन दर कम है। इसी तरह से प्रजनन दर को सकल प्रजनन दर के आधार पर भी देखते हैं। किसी विशेष आयु वर्ग में किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या, किसी विशेष आयु वर्ग में, कभी कभी क्या होता है कि एक विशेष आयु वर्ग होता है, जैसे 15 से 50 वर्ष, इतने में महिलाओं की जनन क्षमता होती है, तो उसमें विशेष क्षेत्र में बच्चों की जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या कितनी होती है, उसको कहते हैं सकल। सकल मतलब पूरी तरह से पूर्ण प्रजनन दर कितनी है। शिशु मृत्यु दर कितनी है। 1000 बच्चों के पीछे 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत बच्चों की संख्या जो होती है शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसी तरह से मातृत्व मृत्यु दर होता है, जिसमें 1000 जनसंख्या के पीछे प्रसव के दौरान यानी जब शिशु उत्पन्न करते हैं तो उसको प्रसव कहते हैं, तो प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर कहलाता है। जीवन प्रत्याशा दर सांख्यिकी दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के जीवन के संभावित वर्ष, इसे व्यक्ति की स्थिति, जाति, आयु तथा अन्य जनसांख्यिकीय कारकों से भी निर्धारित किया जाता है। 1000 पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होती है उसकी जीवन प्रत्याशा दर है। इसी तरह से लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी पुरुष और स्त्रियों की संख्या दोनों का अनुपात जो होता है लिंगानुपात कहलाता है। इसी तरह से आयु संरचना है, कितनी आयु के आधार पर जनसंख्या की संरचना देखी जाती है कि कितने युवा हैं, कितने कार्यशील हैं और कितने निर्भर हैं। ऐसे जनसंख्या को पराश्रित जनसंख्या भी कहते हैं। पराश्रितता अनुपात होता है लोगों की संख्या जो कार्यशील नहीं है
तथा कार्यशील लोगों पर आश्रित है। अर्थात जो जैसे कोई काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार है, और जो कार्य करने वाले हैं उन पर आश्रित हैं, ऐसे को कहते हैं पराश्रितता अनुपात। ये सब जनसंख्या ज्ञात करने के लिए जनसंख्या की जो सामान्य अवधारणा ली जाती है, इसी के आधार पर निकाली जाती है। कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। सामान्यतः जो देखा जाता है, आश्रित जनसंख्या अधिक है। जनसांख्यिकीय लाभांश किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का पराश्रित अकार्यशील जनसंख्या से अधिक होना वो उसका लाभांश कहलाता है। यदि कार्यशील जनसंख्या अधिक है तो वह जनसांख्यिकीय लाभांश कहलाता है और सकारात्मक होता है किसी देश की आर्थिक समृद्धि। या आर्थिक समृद्धि जो है वह एक अस्थायी अवस्था होती है। कभी ऐसा भी होता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और वह आगे की ओर विकसित होने लगता है। अगला टॉपिक है भारतीय जनगणना की अवस्थाएं। इसमें चार अवस्थाएं दी हुई हैं। प्रथम अवस्थाएं, द्वितीय अवस्थाएं, तृतीय अवस्थाएं और चतुर्थ अवस्थाएं। प्रथम अवस्थाओं में है कि माने अगर हम देखें तो 1901 से लेकर के 2011 तक यहाँ जो जनसंख्या गणना आपकी बुक में दिया हुआ है उसके आधार पर अगर हम देखें, क्योंकि पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। इसके पहले हमने बताया है कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी और अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। इन 140 वर्षों में अगर इन दोनों का अंतराल देखें तो लगभग 140 वर्ष है। इसमें कभी जनसंख्या में धीमी गति होती है तो कभी तीव्र गति से होती है। इसका आंकड़ा देख करके इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे 1872 से 1921 तक जो होता है प्रथम अवस्था, इसमें जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। जन्म दर अधिक था और जन्म दर कम था और मृत्यु दर इसमें विद्यमान था। इसके साथ ही इस दौरान देश में भीषण अकाल और महामारी का प्रकोप रहा, जिससे भारतीय जनसंख्या में वृद्धि की दर कम होती गई। फिर द्वितीय अवस्था में है 21 से 51 के बीच, तृतीय अवस्था है 51 से 81 के बीच में, चतुर्थ अवस्था है 81 से 2011 में। इसमें भी 2011 में भी 1981 से 2011 इसमें जनसंख्या की वृद्धि तो हुई, लेकिन इसमें वृद्धि में गिरावट का रुख दिखा, मतलब कम हो गया, उतना ज़्यादा नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि उस समय का स्लोगन जो था छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, तो इस तरह से 4 अवस्थाएं इसकी थी भारतीय जनगणना की। आपकी बुक में यहाँ कुछ जनगणना दी हुई है। जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि, ये जनगणना दी हुई है 1901 से लेकर के 2011 तक। राज्यानुसार जनसंख्या का वितरण, ये सब जो वितरण दिया हुआ है हर राज्य के अलग अलग। शिशु जनसंख्या किस राज्य में कितनी हुई है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें आपके एक आंकड़ा दिया हुआ है। आप बुक खरीदेंगी तो उसमें ये आंकड़ा देखेंगी कि किस तरह से इसमें है जन्म दर और मृत्यु दर में वृद्धि। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। आयु संरचना जो है, भारत की जनसंख्या अत्यंत युवा है, क्योंकि युवाओं का देश इसको कहा भी जाता है। यहाँ की आयु का औसत भी अधिकांशतः अन्य देशों की तुलना में कम है। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले लोगों का हिस्सा 1971 से 42% के सर्वोच्च स्तर पर था, घट करके 35% के स्तर पर आ गया। 15 से 60 वर्ष, माने ये एक आयु संरचना दी हुई है कि कितना प्रतिशत है। तो इसमें क्या आयु संरचना भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर रही है, यानी इसमें अगर कार्यशील जनसंख्या होगी तो वह लाभांश प्रदान करेगी। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते चलेंगे कि भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात, ये सबको मालूम है कि कितना होना चाहिए और कितनी है। 2011 में कुछ सुधार हुआ है, जिसमें कि स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात एक अलग अलग राज्यों में यहाँ पर इनका घनत्व दिया हुआ है। स्त्री पुरुष का 2011 में 1000 पुरुष पर 940 स्त्रियों की संख्या थी, यानी जो संख्या थी 2001 से 2011 के बीच में थोड़ी इसके जनसंख्या में संतुलन आया। तो इस तरह से राज्यवार लिंग संरचना, लिंग अनुपात में गिरावट के कारण लिंग संरचना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। साक्षरता दर भी तुम लोग जैसा जानती हो
कि साक्षरता दर स्वतंत्रता के बाद इसमें वृद्धि तो होती गई, लेकिन अभी भी कुल जनसंख्या का जो साक्षर है वो 25 लगभग 20 से 25% ही साक्षर हो पाया है। बाकी जनसंख्या अभी 75 to 80% जो है वो अभी अशिक्षित है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर की साक्षरता दर अच्छी है, जिसमें कि केरल को सर्वोच्च माना जाता है। केरल की साक्षरता दर 93.91 है। पुरुष की साक्षरता दर 96% है और महिला की 91, यानी सबसे अच्छी जो साक्षरता दर है वह केरल की है। उसके बाद अन्य राज्यों का स्तर इसी तरह से हम देखते जाएंगे। तो यहाँ एक साक्षरता दर के लिए एक चार्ट बना के रख दिया हुआ है, आप उसको देख जाएंगी। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का वितरण भी इसी तरह से हुआ है। ग्रामीणों की कुल जनसंख्या, नगरों में निवास करने वाली संख्या 1901 से लेकर के 2011 तक की जनसंख्या दी हुई है। अब भारत की जनसंख्या नीति को परिवर्तित करने के लिए क्या क्या किया गया, तो सन 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की दिशा में जनसंख्या की दर तथा पद्धति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। पद्धति का मतलब होता है सिस्टम को। जनसंख्या दर में वृद्धि और कमी का जो सिस्टम होता है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में जागरूकता फैलाकर जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त किया जाना चाहिए। जन निरोधक पद्धतियों के द्वारा जन दर पर नियंत्रण है। इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई आपातकाल की अवधि में सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया। ये जनसंख्या नीति थी, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी। इसी तरह से बगैर किसी ट्रायल के किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। ये जो जनसंख्या नीति के आधार पर किए गए कुछ कार्यक्रम थे, ठीक है, तो इसको भी रीडिंग लगा जाओगी। और कुछ एग्ज़ाम क्रियाकलाप हैं जिसको कि आप पढ़ती जाएंगी। इसमें कुछ करना नहीं है, ये हम बाद में बताएंगे स्कूल खुलने पर कि इसके लिए कैसे आपको प्रोजेक्ट लिखना है, ठीक है। एक एक प्रोजेक्ट तो बनाना ही है आपको। और इस तरह से इस लेसन में बुक ले करके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ जाओगे। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ोगी परिभाषाओं को, और आवश्यकता होगी तो मैं बुक के पेज का फ़ोटो भी दे रही हूँ, आप उसको देख करके याद कर जाओगी, पढ़ जाओगी। पढ़ने के पीछे अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो उसको फिर से पूछ लोगी, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आज तुम लोगों को दिया भी था कि आप अपना नोट्स तैयार करते रहिए। तो हर टॉपिक पर टॉपिक लिख करके उस पर अपना नोट्स तैयार करोगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। किस पर लिखना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप देख लेंगे उसको वीडियो में। जनसंख्या विस्फोट पर निबंध। बाकी जो क्वेश्चन हमने दिया वो तो आप करेंगी ही, इसके साथ जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखोगी, ठीक है। अगले क्लास में हम अगला लेसन शुरू करेंगे, इसके बाद वाला ही, क्योंकि इसी फर्स्ट इकाई से ही, फर्स्ट पार्ट से ही मैं चाह रही थी कि 2-3 लेसन पढ़ा दूं, क्योंकि सेकंड पार्ट का फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट लेसन जो है वो शायद पिछले साल हटा दिया गया था। तो उसको देखते हैं, अगर हो सकता है विद्यालय खुल जाए तब तक तो फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तब तक ये तो है आपके कोर्स में, इसलिए इसको मैं आगे बढ़ाऊँगी, ठीक है। तो सामाजिक संस्थाएँ, निरंतरता एवं परिवर्तन, ये आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। जितना क्वेश्चन दिए हैं, जो नोट्स हैं, वो सब आप तैयार करोगे, ठीक है। थैंक यू।